मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम करें क्लास 7। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 15। देखिए चैप्टर है हमारा 15 जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत काल। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। दिल्ली के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जानते होंगे, आप सभी ने दिल्ली को देखा होगा। अब इसमें किस तरीके से क्या क्या परिवर्तन हुए वो हम देखते हैं। कौन कौन से ऐसे वंश थे जिन्होंने उस पर राज्य किया। देखिए दिल्ली की स्थापना तोमर राजपूत द्वारा 8वीं शताब्दी से में की गई और इसे पृथ्वीराज चौहान के समय से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उस समय में ही यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर बना। हालांकि सल्तनत काल में दिल्ली को तब प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जब यह राजधानी बना। देखिए दिल्ली ऐसे नहीं कि आज ही हमारी राजधानी है, यह प्राचीन काल से समय समय पर लोगों ने इसको अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया है। अब आता है सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश थे क्या? देखिए हमने पढ़ चुके हैं 1000 ईस्वी के बाद जो भारत था उस पर आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे। जो बाहर के लोग थे वो यहाँ पर अपना स्वामित्व अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए अब 1206 ईस्वी में गुलाम वंश था जो जिसने अपना यहाँ पर शासन किया। तो देखिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। गुलाम वंश को ममूलक वंश भी कहा जाता है। ममूलक शब्द का अर्थ गुलाम या अधीनस्थ है। इस इल्तुमिश व बलवन कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे जो स्वयं मोहम्मद गोरी का गुलाम था। देखिए मोहम्मद गोरी के गुलाम थे ये जिन्होंने इस पर राज्य किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली तथा अजमेर का गवर्नर बनाया था। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत काल का आरंभ हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदारवादी सुल्तान था जो बहुत अधिक दान करता था। उसकी वास्तुकला में विशेष रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया जो बाद में उसके दामाद इल्तुमिश ने पूर्ण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई। शमसुद्दीन इल्तुमिश। अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को पराजित करके इल्तुमिश सिंहासन पर बैठा। वह एक शक्तिशाली शासक था तथा उसकी समस्याओं का सामना कुशलता से करता था। उसे सल्तनत काल का वास्तविक निर्माता माना गया है। सर्वप्रथम उसे आंतरिक विद्रोह को समाप्त किया। उसके बाद उसने उत्तर के राजपूतों का सामना किया। फिर उसने पूरब की ओर रुख कर किया और बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। पश्चिम में उसने सिंध पर कब्जा करके मंगोला में सीमा को सुरक्षित कर लिया। उसने मंगोला के साथ युद्ध किया जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध चंगेज खान कर रहा था। अपने शासनकाल के दौरान उसने रणभोर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली। इल्तुमिश के कई पुत्र थे लेकिन वह उनमें से किसी को सिंहासन के योग्य नहीं मानता था। इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया अपना उत्तराधिकारी बनाया। इल्तुमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। हालांकि उसके शाही कर्मचारी रजिया के सुल्तान। देखिए ये थोड़ा हमारा मिसप्रिंट है, इसे पढ़ते हैं। चलिए रजिया के बारे में है ये। देखिए ये प्रसन्न नहीं थे इसलिए उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अगला सुल्तान बनाया लेकिन वह कुछ महीने भी राज्यभार नहीं संभाल सका। इस प्रकार रजिया पुनः सिंहासन पर बैठी। अब हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला अधिकारी थी या जिन्होंने कार्यभार संभाला। रजिया का शासन बहुत कम समय अवधि तक रहा था क्योंकि उसके दरबारी और शाही कर्मचारी रूढ़िवादी थे। उन्हें किसी के नियंत्रण में रहना तथा उसके आज्ञा प्राप्त करना पसंद नहीं था। गुलाम साम्राज्य अनेक समस्याओं का सामना कर रहा था। रजिया का स्त्री होना एक समस्या के रूप में इन समस्याओं में जुड़ गया। रजिया सुल्तान ने अपने दरबारियों के साथ दृढ़ता से निपटने की कोशिश की पर वह सफल नहीं हो सकी। 1240 ईस्वी में शाही कर्मचारियों ने उसकी हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से गुलाम वंश के शासक सिंहासन पर बैठे लेकिन वे अपना प्रभाव नहीं दिखा सके। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, गयासुद्दीन बलवन।
बलवन 1266 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उस समय सल्तनत बहुत सी समस्याओं का सामना कर रही थी। वह एक शक्तिशाली शासक था। उसने शाही कर्मचारियों के विद्रोह व बाहरी आक्रमण जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना किया। उसने शाही कर्मचारियों को का कुशलता सामना किया। उसने अपनी सेना को मजबूत बनाया तथा सीमाओं को मंगोलों के आक्रमण से रक्षित किया। उसने स्थायी राजपूत शासकों से भी युद्ध किया। शाही कर्मचारियों की शक्तियों को सीमित करने के लिए उसने देखिए यहाँ लिखा है सिजद, झुककर सुल्तान को सलाम करना नामक फारसी रीति शुरू की। उसने ने उनके आचरण के कठोर नियम भी बनाए। उसने शाही कर्मचारियों के उत्सव में जाने व मदिरापान पर भी प्रतिबंध लगाए। हालांकि शाही कर्मचारियों ने इन नियमों का सरलता से नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि सिजदा मात्र ईश्वर के सामने किया जाना चाहिए। देखिए वो सिजदा कहते थे सिर झुकाकर प्रणाम करना। तो जो उन्होंने ये रूल्स बनाए थे, इसके खिलाफ लोगों ने भी आवाज उठाई थी। बलवन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई। उसके उत्तरदारी शासन आयोग थे, जिन्होंने 1290 ईस्वी में खिलजी शासकों द्वारा परास्त कर दिया गया और इस प्रकार खिजली वंश ने दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त किया। अब देखिए हम पढ़ेंगे खिजली वंश। खिजली वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिजली के द्वारा की गई थी और इसका काल 3 दशक तक रहा। खिजली वंश का महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिजली था। अब अलाउद्दीन खिजली के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिजली एक शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनका सपना संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी सेना को शस्त्रों से सुसज्जित करके शक्तिशाली बनाया और भारत के अन्य भागों को जीतने के लिए प्रस्थान किया। उसने गुजरात व मालवा पर विजय हासिल की। इस विजय ने उसकी बंदरगाहों तक पहुंच बना दी। राजस्थान में उसने राजपूतों से रणथंभौर व चित्तौड़ के किले जीत लिए। उसने अपने विश्वास पात्र सेनापति मलिक, यहाँ पे लिखा है हमारा जो वर्ड है, सेनापति का नाम है मलिक कफूर, दक्षिण पर विजय का कार्य सौंपा। मलिक कफूर ने यदुवंश, काकतीय, होयसल तथा पांडवों को पराजित किया। उसने दक्कन के इन शासकों से एक बड़ा जुर्माना वसूल किया। शासक के अंत में अलाउद्दीन का साम्राज्य उतना ही विशाल था जितना प्राचीन काल में अशोक का था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अभियानों के अतिरिक्त प्रशासन के अन्य कार्यों को और भी ध्यान दिया। उसे अपने सेना अभियान के लिए एक विशाल धनराशि की आवश्यकता थी, इसलिए उसने खेती योग्य भूमि का माप करने के आदेश दिए तथा भूमि का विभाजन उसने उपजाऊपन के आधार पर करवाया, जिसके आधार पर भूमिकर निर्धारित किए। वे भूमिकर दोआब क्षेत्र, गंगा व यमुना नदी के मध्य की उपजाऊ भूमि में अधिक थे। कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग। उनके अलावा यह भी सुनिश्चित करता था कि ओहदेदार निर्धारित कर के से अधिक धन न ले। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना स्थापित की थी, जिसे वह अपने सीमित संसाधनों से ही व्यवस्थित करना चाहता था। इसलिए उसने आवश्यक वस्तु जैसे अनाज, चीनी, तेल तथा वस्त्रों की कीमत निर्धारित कर दी। उसने इन कार्यों की देखरेख के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, ताकि दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक दाम न ले सके। वास्तव में उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सैनिक आवश्यक वस्तुओं को उसी सीमित आय में खरीद सके जो उन्हें उसके नकद वेतन के रूप में प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना सुधार के कार्य भी किए। उसने युद्ध के घोड़ों पर मोहर लगवाई ताकि अधिकारी उन्हें निम्न वाले घोड़ों से बदल ना सके। सभी सैनिकों के चेहरे का विवरण भी सूचीबद्ध किया गया। उसने अपने राज्य के विभिन्न भागों में गुप्तचर रखे, जो उसे विभिन्न स्थानों में हो रहे नए विकासों से अवगत कराते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई, जिसके साथ ही उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गए और 1930 ईस्वी में सत्ता में आए। अब है तुगलक वंश।
देखिए, तुगलक वंश के बारे में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। सल्तनत काल की छोटी अवधि में ही इनके विद्रोह को जो ना विद्रोह को कुचला तथा सल्तनत को मजबूत बनाया। देखिए, इन्होंने क्या करा, इनकी जो अवधि थी वो छोटी थी और इनके जो विद्रोह था उसको कुचला और सल्तनत को मजबूत बनाया। उसका स्थान उनके पुत्र ने लिया। इस वंश के दो मुख्य शासक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। देखिए, इनके बारे में, इन दोनों के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने आज पढ़ा, देखिए, तुगलक वंश के बारे में पढ़ा, गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रजिया सुल्तान के बारे में ही पढ़ा, खिजली वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिजली के बारे में, जिन्होंने काफ़ी हद तक कुछ चेंजेस किए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है तुगलक वंश है, इसके बारे में देखो, सबसे मेन पॉइंट है इसका कि इसकी स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसके जो दो मेन शासक थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।